हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, जो कि है हमारा भूगोल का चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में क्या देखे थे कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है, ये हम लोग देखे थे। उसके बाद यहाँ से एक आइडिया लिए थे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखे थे, आप लोग फिर से देख सकते हैं आज। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, ताकि आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा यहाँ से मदद मिल सके। चलिए, एक जगह चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखे थे और हम लोग कुछ डिस्कस किए थे। ये सब हो चुका है, ठीक है, पिछले वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट टाइप में भी पूछा जाता है और लॉन्ग टाइप में भी। तो हम लोग ये शॉर्ट टाइप में यहाँ थोड़ा सा देखे थे, आज इसका विस्तार से हम लोग बात करेंगे। और दूसरा हम लोग देखे थे कि विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप का वर्णन किए थे हम लोग। ठीक है, और आज की इस कक्षा में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें, और इसको हम लोग डिटेल वर्णन करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखना है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो किस प्रकार से आप आंसर करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं पढ़ना। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ 4 लिए हैं। इसका आंसर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, उत्तर कि विश्व में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। हम लोग पिछली कक्षा में भी देखे थे कि पहला भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में कौन कौन सा और भी कारक आ जाएगा, तो जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएँ। हम लोग एक एक पर विस्तार पूर्वक यहाँ पे भी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं आर्थिक कारक। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि खनिज, नगरीकरण, उसके बाद औद्योगिकीकरण, और फिर ये हमारा आ जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक। ठीक है, चलिए, अब हम लोग इसको, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे भौगोलिक कारक में है जल की उपलब्धता, इसको हम लोग डिटेल से यहाँ पे एक एक बार देख लेते हैं, ताकि अगर आपके माइंड में ये सब जाएगा तो आप बहुत अच्छे से, अगर कुछ याद सुना हुआ भी रहेगा तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे। तो पहला यहाँ पे जल की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जल की उपलब्धता किस प्रकार प्रभावित करती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जल की उपलब्धता, वायु के बाद जल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ये आप सभी जानते हैं। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ जल आसानी से उपलब्ध है। वह सघन जनसंख्या का क्षेत्र है, जैसे नदी, घाटी आदि। तो देखिए, नदी के किनारे, घाटी वाला क्षेत्र में जहाँ या जिस क्षेत्र से नदी गुजरा हुआ है संभवतः, या फिर वो फिक्स ही है कि उसके किनारे वाले साइड में ज़्यादा मतलब लोग बसते हैं, सो है ना। हम लोगों का भी गांव है, तो गांव के बाद कुछ दूर के बाद ऐसे नदी है ना। तो पहले के लोग उसी जगह पे बसे हैं जहाँ पे पानी का सुविधा बहुत अच्छे तरीके से है, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। हाँ, वैसे जगह भी जनसंख्या है जहाँ पे पानी का सुविधा में या पानी में कठिनाई होती है पानी को प्राप्त करने में, लेकिन वहाँ बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं भू आकृति किस प्रकार प्रभावित करती है। अगर हम लोग भू आकृति का बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि भू आकृति पर्वत, पठार, उबड़ खाबड़ जो है भूमि की तुलना में मैदान में जीवन, यहाँ इसको करेक्ट करेंगे आप लोग, इसके तुलना में जहाँ पे मतलब पर्वत पठार है, इसकी तुलना में मैदान में जीवन सरल और सुलभ होता है। मतलब मैदान कृषि के लिए बहुत बढ़िया है, उद्योग के लिए, व्यापार, परिवहन और संचार आदि के विकास के लिए अनुकूल माना जाता है मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इसलिए विश्व के मैदानी क्षेत्र सघन जनसंख्या के क्षेत्र में है, जैसे गंगा का मैदान है ना, जहाँ पे मान के चलिए खेती बाड़ी बढ़िया से हो सके, जहाँ पे मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सुलभ तरीके से परिवहन का प्रबंध हो जा सके, उपलब्ध हो जाए, तो वैसी जगह पे ऑटोमेटिकली जो है सो मनुष्य या मानव ज़्यादा जनसंख्या में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा जनसंख्या में निवास करते हैं और वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। क्या है फ्रेंड्स कि कठोर अथवा प्रतिकूल जलवायु की तुलना में सामान्य या सम जलवायु मानव बसाव, यानी कहने का मतलब कि रहने योग्य के अनुकूल है।
जहाँ कठोर या प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल जलवायु, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ के अपेक्षा जो है वो सामान्य जलवायु जो है मानव के रहने के अनुकूल होता है। यही कारण है कि विश्व के उष्ण एवं ठंडा मरुस्थल विरल जनसंख्या तथा भूमध्य सागरीय एवं समुद्र तटीय क्षेत्र घनी जनसंख्या के क्षेत्र हैं। जैसे सहारा का रेगिस्तान वगैरह में जो है वो कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इसी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग है कि मृदाएँ किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। तो आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मृदा जो है वो कृषि का आधार है और कृषि भोजन का प्रमुख साधन भी जो है वो मृदा है ना। एक सेकेंड, चलिए हाँ, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मृदा जो है वो कृषि का आधार है और कृषि भोजन का प्रमुख साधन है। इसलिए उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र घने बसे होते हैं, जबकि अनउपजाऊ एवं बंजर भूमि कम जनसंख्या के क्षेत्र में होते हैं। जैसे गंगा का क्षेत्र, ये सब जो है गंगा का क्षेत्र यहाँ पे उपजाऊ, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या निवास करती है। ये सब पॉइंट आपको सिर्फ ये सब पॉइंट याद रखना है कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, बाकी तो आप खुद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे हम लोग अब खनिज के बारे में देख लेते हैं किस प्रकार प्रभावित करता है। यहाँ पे खनिज के बात करें हम लोग तो खनिज उद्योगों का आधार प्रदान करता है। खनिज जो है वो उद्योगों का आधार प्रदान करता है। खनिज का खनन रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः खनिजों का खनन क्षेत्र में रोजगार हेतु स्वाभाविक रूप से जनसंख्या का सामूहिकरण होने लगता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कुलगाड़ी एवं कालगुर्गी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नगरीकरण। नगरीकरण में क्या है फ्रेंड्स, एक सेकंड, नगरीकरण है हमारा कि नगर सुविधा के केंद्र हैं। नगर जो है वो आप सभी जानते हैं कि जैसे गांव है तो कुछ भी होता है तो आदमी शहर के तरफ आता है, डॉक्टर से हमको दिखाना है या फिर अन्य काम हैं, बहुत सारे ऐसे काम जो कि सिर्फ शहर में ज़्यादातर उपलब्ध होते हैं। तो नगर सुविधा का केंद्र आता है। जीवन हेतु उपयुक्त एवं अनुकूल सुविधाओं के लिए लोग नगर की ओर आकर्षित होते हैं, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तथा नगर को घनी जनसंख्या क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं कि उद्योग किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। आप लोग देख सकते हैं कि एक पॉइंट है आपको ध्यान में रखना कि आर्थिक विकास का मेरुदंड उद्योग को माना जाता है, यानी कि आर्थिक विकास का मेरुदंड किसे कहा जाता है, तो उद्योग को कहा जाता है। उद्योग रोजगार का क्या करता है, सृजन करता है तथा रोजगार प्राप्ति के लिए जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्र में बसकर क्षेत्र को घनी जनसंख्या के क्षेत्र के रूप में क्या करते हैं, बदल देते हैं। यहाँ पे रिपीट हो गया, तो यानी कि घनी क्षेत्र में क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे ओसाका हो गया, शिकागो हो गया, जमशेदपुर आप झारखंड के जान रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से शांत और सुरक्षित क्षेत्र में जनसंख्या घनी होती है। जहाँ पे शांत रहने के योग्य वातावरण हो, तो आदमी चाहता है कि हम शांत माहौल में रहें, तो वहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट हम लोग आज बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जनसंख्या वृद्धि। आज हम लोग इस टॉपिक में कंप्लीट करते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, चलिए तो आप लोग जुड़े रहिएगा वीडियो में, हम लोग देखते हैं जनसंख्या घनत्व। ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग समझते हैं जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है। सबसे पहला टॉपिक, और हम लोग जानेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो क्या है जनसंख्या घनत्व, कि भूमि के प्रत्येक इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक बार अब फिर से आप देखेंगे कि भूमि के प्रत्येक इकाई क्षेत्र में, यानी कि प्रत्येक इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी कि कितना क्षेत्रफल में कितना जनसंख्या निवास करता है, यही है। अर्थात मनुष्य की संख्या एवं भूमि के आकार के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर मापा जाता है। जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसका फॉर्मूला तो जनसंख्या बटा में कितना, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, यानी जनसंख्या डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि विश्व में जनसंख्या घनत्व के प्रारूप का वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से देखेंगे, यहाँ पे इसका हम लोग आंसर कर रहे हैं अभी। बोलता है फ्रेंड्स कि जनसंख्या घनत्व वितरण में महाद्वीपों एवं देश के स्तर पर काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं पिछला वीडियो में इसके बारे में। अतः विश्व की जनसंख्या घनत्व का प्रारूप को समझने के लिए
4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है वर्ग हमारा कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा है कि मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, तीसरा है कम जनसंख्या वाले क्षेत्र और चौथा है निर्जन क्षेत्र जहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर एकदम कोई निवास करते हैं। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। पहला है हमारा कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत विश्व के उन प्रदेशों को शामिल किया जाता है जहाँ जनसंख्या का घनत्व जो है वो 150 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। पूर्वी एशिया हो गया, उत्तर पश्चिमी एवं मध्य यूरोप हो गया, उत्तर पूर्वी अमेरिका हो गया, उसके बाद एवं नील नदी के घाटी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, इन क्षेत्रों में विश्व की 80% आबादी निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट नंबर 2 देखते हैं कि मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के बारे में हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि इसके अंतर्गत विश्व के ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जहां जनसंख्या घनत्व 10 से 100 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। भूमध्य सागर केवल तटवर्तीय देश उत्तरी अफ्रीका मध्यम जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भूमध्य सागर के केवल तटवर्ती इलाके में या तटवर्ती देशों में, उसके बाद उत्तरी अफ्रीका, मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व अमेरिका एवं तटवर्ती अफ्रीका के मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में विश्व की 15% आबादी निवास करती है। देखिए, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में कितना प्रतिशत निवास करती है? 80%। उसके बाद 50% मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। उसके बाद हम लोग बात करें कि कम जनसंख्या वाले क्षेत्र के बात करें तो ये सिर्फ 5% है। कितना परसेंट है फ्रेंड्स? तो 5% है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या बोलता है कि 1 से 10 प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले क्षेत्र को कम घनत्व क्षेत्र कहा जाता है। विश्व की 5% जनसंख्या ऐसे प्रदेशों में निवास करती है। विश्व के मरुस्थलीय भूमध्य सागरीय क्षेत्र अमेजन बेसिन, उसके बाद उत्तरी अर्जेंटीना, पश्चिमी साइबेरिया, टैगवान क्षेत्र, तिब्बत, मंगोलिया एवं यूरेशिया को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये हमारा है कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। और लास्ट हमारा निर्जन क्षेत्र है फ्रेंड्स। निर्जन विश्व का 65% क्षेत्र जो है वो निर्जन है। ऐसा मत सोचिएगा कि 65% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। पूरे जैसे मान के चलिए रहने योग्य जहाँ जहाँ क्षेत्र है उसका 65% जो है वो निर्जन क्षेत्र है। इसके अंतर्गत जो है वो शुष्क एवं ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश का कुछ पर्वतीय प्रदेश और विषुवतीय आर्द्र वन को शामिल किया जाता है। तो आपको क्या पॉइंट सिर्फ ध्यान में रखना है कि कितना वर्ग किलोमीटर अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 150 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, उसी प्रकार मध्यम वाला में 10 से 100 और कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में सिर्फ 1 से 10 वर्ग किलोमीटर। उसी तरह परसेंटेज वैल्यू याद रखिएगा आप लोग, 80 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद कितना फ्रेंड्स? तो 5% है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जनसंख्या वृद्धि, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार क्वेश्चन बदल के यहाँ से पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनसंख्या वृद्धि, है ना। तो आप लोग इसी प्रकार से बढ़िया से स्टडी अपना करते रहेंगे। फिलॉसफी का भी वीडियो बना दिया गया है चैप्टर 1 का। ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 2 था, और इसी प्रकार से आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का वीडियो अब मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।